Hello everyone, welcome to the channel. In today's video lecture, we will learn about D.P. Mukherjee, Indian thinker of sociology. D.P. Mukherjee के आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन थिंकर भारतीय समाजशास्त्री D.P. मुखर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है D.P. मुखर्जी का पूरा नाम यानी कि फुल नेम D.P. मुखर्जी का क्या था। तो उनका पूरा नाम था धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। एंड इनके बर्थ की बात आती है तो इनका बर्थ हुआ था 5 अक्टूबर 1894 को। बंगाली ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम था भूपति नाथ मुखोपाध्याय, जो कि ऑक्यूपेशन उनका लॉयर था। स्टार्टिंग एजुकेशन की बात करें तो 1912 में रिपन कॉलेज, जिसे कि आज सुरेंद्रनाथ कॉलेज के नाम से जानते हैं, वहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट किया था। एंड 1918 में इन्होंने हिस्ट्री से और 1920 में इन्होंने इकोनॉमिक्स से पीजी यानी कि मास्टर डिग्री ली थी और कोलकाता यूनिवर्सिटी से। इसके बाद D.P. मुखर्जी रविंद्रनाथ टैगोर, आप बहुत फेमस नाम है, आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा लिटरेचर पे इनका बहुत इंटरेस्ट था, उसके अलावा म्यूज़िक्स में भी इनका इंटरेस्ट था। अगर टीचिंग करियर की बात करते हैं तो इन्होंने अपना टीचिंग करियर बंगवासी कॉलेज से शुरू किया था कोलकाता के, और उसके बाद 1922 से ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी के लेक्चरर के रूप में अपॉइंट हुए थे। आपको पता है कि उस समय जब सोशोलॉजी बिल्कुल एमर्जिंग पीरियड में था और तब सोशोलॉजी का एक अपना पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं था, ये और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में कंबाइंड करके पढ़ाया जा रहा था। तो ये लगभग 30 इयर्स तक ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे और वहाँ से रिटायर होने के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ आगरा में ये विजिटिंग प्रोफेसर रहे। और ये इनके पर्सपेक्टिव की बात आती है कि ये अपने स्टडी में कौन सा पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं, तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। मार्क्सवादी थे ये। मार्क्सवादी आपको पता है कि एक बहुत फेमस हमारे कार्ल मार्क्स थिंकर थे, उनके जो थॉट्स थे उसको ही मार्क्सियन पर्सपेक्टिव कहते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी कहते हैं। उनकी जो थ्योरी थी वो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी बहुत डिटेल में बताते हैं। वो जर्मन थिंकर थे, वो जर्मन सोसाइटी के क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जर्मन सोसाइटी में 2 क्लासेस थी, बुर्जुआसी, प्रोलेटरी, जिसको उन्होंने हैव्स और हैव नॉट बताया है, बुर्जुआ और सर्वहारक वर्ग, उनमें जो संघर्ष है उसको ही थ्योरी उनकी क्लास स्ट्रगल की है। वो कहते हैं कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर के नाम से भी जाने जाते हैं, संघर्षवादी विचारक। उसके अलावा वो डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म पे भी बात करते हैं। तो इन्होंने जो इंडियन सोसाइटी थी, जो हमारा भारतीय समाज था, उसकी जो उस पे अपने थॉट्स दिए हैं और उस समाज में इन्होंने संघर्ष की प्रक्रिया यानी कि जो कन्फ्लिक्ट का प्रोसेस है उसे बताया है और डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म के आधार से, डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म के बेस से उसे समझने की कोशिश की है। इसके बाद आती है इनकी डेथ की बात। तो 5 दिसंबर 1961 को इनकी डेथ हुई थी और इनकी डेथ का रीज़न था, ये काफ़ी लंबी बीमारी के बाद इनकी डेथ हुई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। इस वजह से इन्हें थ्रोट में कैंसर हो गया था, इस वजह से इनकी डेथ हुई। इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये अपने स्टूडेंट से कहते थे, इनके जो स्टूडेंट थे उनसे ये कहते थे, शेपिंग मैन इज़ इनफ फॉर मी, यानी कि ये अपने विद्यार्थियों से कहते थे कि मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है। ये इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट था। अब देख लेते हैं इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स। से इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात आती है तो ये लिखते हैं पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेस। इसके अलावा इन्होंने लिखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। उसके अलावा ये, क्योंकि इंडिया के कल्चर के बारे में इन्होंने बहुत लिखा है, मॉडर्न इंडियन कल्चर। इसके अलावा सोशोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर इन्होंने लिखा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, तो इन्होंने टैगोर आ स्टडी भी बुक लिखी हुई है। इसके अलावा ये ऑन इंडियन हिस्ट्री पे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक पे लिखते हैं, इनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, टैगोर से इन्फ्लुएंस थे तो उस पर भी बुक्स लिखी हैं इन्होंने।
और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। इन्होंने यूथ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है इस बुक में। इसके अलावा ये डाइवर्सिटीज़ बुक लिखते हैं जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। आप इनके पब्लिकेशन ईयर भी साथ में लर्न कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीपी मुखर्जी आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड हम कंटिन्यू करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कल्चरल सोशोलॉजी। आपको पता है कि जब फादर ऑफ सोशोलॉजी की बात आती है तो हम अगस्ट कॉम्ट को जानते हैं। अगस्ट कॉम्ट एक हमारे फेमस थिंकर थे, कॉम्टे उनको कहते हैं। वो थे हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। जब बात आती है कि फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी की तो हम नाम जानते हैं गुरिये का। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गुरिये को। गुरिये हमारे इंडियन थिंकर थे, तो गुरिये का नाम आता है हमारे फादर ऑफ सोशोलॉजी में। गुरिये हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी में हम उन्हें जानते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के पिता। लेकिन यहाँ पे आपसे बोल रहा है कल्चरल सोशोलॉजी के फादर, यानी कि सांस्कृतिक समाजशास्त्र के जनक कौन थे। सांस्कृतिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में डीपी मुखर्जी को जाना जाता है। तो कल्चरल सोशोलॉजी के अगर फादर पूछेगा तो वो डीपी मुखर्जी होंगे। फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्ट कॉम्ट और फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी जीएस कुरियन, यानी कि गोविंद सदासिव कुरियन रहेंगे। लेकिन कल्चरल सोशोलॉजी डीपी मुखर्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ क्रेडिटेड टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन बेस्ड ऑन द इंडियन मॉडल। तो भारतीय मॉडल पर आधारित आधुनिकीकरण की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किससे दिया जाता है। तो डीपी मुखर्जी जो हमारे थिंकर थे, उन्होंने बहुत, आपने अभी देखा कि उन्होंने मॉडर्न इंडियन कल्चर की बात की है, तो उसमें वो मॉडर्निटी के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में लिखते हैं। तो जो हमारा इंडियन मॉडल है, जो हमारा भारतीय मॉडल है, उस पे ये आधुनिकीकरण का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो हमारे डीपी मुखर्जी हैं, उन्हें दिया जाता है। डीपी मुखर्जी बहुत डिटेल इसकी स्टडी करते हैं और अपना पर्सपेक्टिव वही डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं। उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर और मॉडर्निटी के बारे में इनका जो अगर स्टडी एरिया था तो वही था भारतीय परंपरा, संस्कृति और आधुनिकता। और इन्होंने उससे रिलेटेड बुक्स भी लिखी हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम स्पेसिफिकली डीपी मुखर्जी पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस और सारी चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड होंगी। और जब ये एग्ज़ाम्स में आती हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है उनको रिकॉल करना। तो प्लीज़ जो भी ये क्वेश्चंस हैं आप इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डाइवर्सिटीज़। मैंने आपको अभी बताया कि जो डाइवर्सिटीज़ बुक है ये आपके इन्होंने लिखी थी डीपी मुखर्जी ने, लेकिन उसमें उन्होंने क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है, इसमें ये भी बताया गया है। डाइवर्सिटीज़ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि पब्लिश हुई थी 1958 में। इन दिस बुक ही डिस्क्राइब्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मैंने आपको बताया कि ये इंडियन कल्चर के बारे में लिखते हैं। तो डाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक तो डीपी मुखर्जी हैं, लेकिन इन्होंने इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता का वर्णन किया है। आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत फेमस है। तो ये डाइवर्सिटीज़ बुक जो है इसमें ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही, इंडिया का जो कल्चर है उसे ही डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। इस बुक का पब्लिकेशन ईयर था 1958। 1958 में ये डाइवर्सिटीज़ जो बुक थी ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी इज रिगार्डेड एज मार्क्सिस्ट थिंकर। उनको कौन सा थिंकर कहते हैं, मैंने भी आपको बताया कि ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे। इनका जो परिप्रेक्ष्य था, ये अपनी स्टडी के लिए जो परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं वो मार्क्सिस्ट था। तो अकॉर्डिंग टू हिम द स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन शुड बी बेस्ड ऑन मार्क्सिकन डायलेक्टिसिज्म। डीपी मुखर्जी को मार्क्सवादी विचारक माना जाता है। वो ये कहते, क्यों माना जाता है, उसका रीज़न ये बताया है कि वो कहते थे कि जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है उसको मार्क्सवादी द्वंद्व पर आधारित होना चाहिए।
क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं परंपराओं को भी हम फॉलो कर रहे हैं और आधुनिकता भी कहीं ना कहीं आई हुई है। तो उन दोनों चीज़ों में वो कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं, उन दोनों में ही वो जो द्वंद्व है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी सपोर्टेड मार्क्सिज्म ऑन विच बेस? उन्होंने मार्क्सिज्म को जो सपोर्ट किया है तो उसका बेस क्या है? तो डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद का समर्थन जो आधार पे किया है, उन्होंने अध्ययन की पद्धति के रूप में, उन्होंने एज अ मेथड ऑफ स्टडी जो मार्क्सिज्म है उसे यूज़ किया है। उनका बेस, उनकी स्टडी का बेस जो है वो मार्क्सिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डीपी मुखर्जी डिड नॉट रिगार्ड मार्क्सिज्म कंप्लीटली appropriate फॉर studying इंडियन सोसाइटी? सो डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद को भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पूरी तरह उपयुक्त क्यों नहीं माना है? वो ये कहते हैं कि जो मार्क्सवाद इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में ही वो उन्होंने स्टडी भी उसी बेस पे की है, लेकिन ये पूरी फुल्ली कम्प्लीटली वो अप्रोप्रिएट नहीं है इंडियन सोसाइटी की स्टडी के लिए, ऐसा ये कहते हैं। तो उसके कुछ रीजंस हैं, वो ये बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द मार्क्सिस्ट आर नॉट वेल एक्वाइंटेड विद द सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो ये कहते हैं कि अधिकांश जो भी मार्क्सवादी हैं वो भारत की सामाजिक आर्थिक इतिहास से ही अच्छी तरह से परिचित नहीं है। अगर आप जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उससे अवेयर नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इनका मानना है। नेक्स्ट ये कहते हैं, द मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट इन इंडिया। आपको पता है कि मार्क्स का जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल है वो जर्मन सोसाइटी से रिलेटेड था, क्योंकि वो जर्मन थिंकर थे तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है। ये कहते हैं डीपी मुखर्जी की जो वर्ग संघर्ष का मार्क्सवादी मॉडल है वो भारत में उपयुक्त नहीं है। एंड नेक्स्ट वो कहते हैं कि मार्क्सिज्म इज़ अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। जो मार्क्सवाद है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। तो ये इन्होंने, अगर आपसे पर्सपेक्टिव पूछता है तो आप मार्क्सिस्ट के साथ ही जाएंगे, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि जो मार्क्सिज्म है ये कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट नहीं है इंडियन सोसाइटी के लिए, और उसके ये रीजंस ये बताते हैं। वो थे तो मार्क्सिस्ट थिंकर, बट वो खुद को मार्क्सियोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे, वो मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे, मार्क्सवादी नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन वॉज रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ मॉडर्निटी बाय डीपी मुखर्जी? तो डीपी मुखर्जी किस कंडीशन को रिगार्ड करते हैं मेन कॉज ऑफ मॉडर्निटी? डीपी मुखर्जी किस स्थिति को आधुनिकता का मुख्य कारण मानते हैं? तो पश्चिमीकरण। आपको पता है कि कहीं ना कहीं आधुनिकता जो आई है वो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस जो हुआ, वेस्टर्न कल्चर के इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से मॉडर्निटी आई है, ऐसा मानते हैं हमारे डीपी मुखर्जी। ये कंडीशन जो है या ये स्थिति जो है वो आधुनिकता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द न्यू फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड इन कल्चर ऑन रेशनल बेसिस द कंडीशन जनरेटेड बाय इट इज़ एड्रेस्ड बाय डीपी मुखर्जी। जब संस्कृति में नवीन शक्तियों का संचार तर्क संगत आधार पर होता है तो उससे उत्पन्न स्थिति को डीपी मुखर्जी ने क्या संबोधित किया है? तो उसे वो कहते हैं आधुनिकीकरण। तो सिंपल सी बात ये थी कि ये कह रहे थे कि जब हमारा जो कल्चर है उसमें नया फोर्सेस जब ट्रांसमिट होते हैं और उसका जो ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं उसका जो बेस है वो रेशनल बेसिस है, लॉजिकल बेसिस है, तो उससे जो कंडीशन जनरेट होती है वो क्या है? वो मॉडर्नाइजेशन है। अगर वेस्टर्नाइजेशन की बात आती है तो वेस्टर्नाइजेशन होता है कि वेस्टर्न इफेक्ट, जैसे कि आपने देखा कि वेस्टर्न में किस तरीके का कल्चर है, वो लोग कौन सा ड्रेसिंग सेंस है, हमने उस चीज़ को बिना किसी लॉजिक सेंस के फॉलो कर लिया, उस चीज़ को ऐसे ही ब्लाइंड फॉलो कर लें, तो वो है वेस्टर्नाइजेशन। बट अगर मॉडर्नाइजेशन की बात आती है तो कोई भी चीज़ कल्चर में ट्रांसमिट हुई बट हमने उसको रैशनैलिटी को चेक किया, हमने लॉजिकल बेसिस पे उसको चेक किया और फिर जो चीज़ जनरेट हुई तो मॉडर्निटी है। वेस्टर्नाइजेशन में ब्लाइंड फॉलो हो रहा होता है, बट मॉडर्नाइजेशन में हम रेशनल थिंकिंग के बाद उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर
ऑफ ट्रेडिशन इज़। तो डीपी मुखर्जी, मैंने आपको बताया है कि ये ट्रेडिशन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो सिंपल सी बात ये आती है कि जो ट्रेडिशन वर्ड, इंग्लिश का जो ट्रेडिशन वर्ड है, ये ट्रेडियर से बना हुआ है, जिसका कि मीनिंग होता है ट्रांसमिट करना या हस्तांतरित करना। तो अगर ट्रेडिशन की बात करें तो ट्रेडिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे कल्चरल हेरिटेज जो है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें जो भी एलिमेंट हैं, जो भी तत्व होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब आपको पता है कि आपके यहाँ कोई भी हर एक फैमिली में अलग अलग जैसे पूजा भी होती है तो उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो वो जनरेशन टू जनरेशन या ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वही है परंपरा, उसको ये कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो कल्चर है उसमें आपको पता है कि दो पार्ट चीज़ें होती हैं, एक होते हैं मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है। तो जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो जो है वो आपका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ये कल्चर के मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर का जो पार्ट है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये आपके एक थिंकर थे ऑकबर्न, वो डिफ़ाइन करते हैं कल्चर को दो पार्ट में, मटेरियल और नॉन मटेरियल। तो ये इनका कहना ये था डीपी मुखर्जी का कि परंपरा के जो अभौतिक तत्व होते हैं, यानी कि जो नॉन मटेरियल एलिमेंट हैं, वही कल्चर में या ट्रेडिशन में वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसके बाद एक इनके लिए एक और चीज़ यूज़ होती है कि ये संश्लिष्टवादी विचारक थे, ये सिंथेटिज्म को फॉलो करते थे। ये कहते थे कि हम अपनी परंपरा जो है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसे हम नहीं छोड़ सकते, और हम जो भी कहीं ना कहीं आधुनिकता या मॉडर्निटी आ गई है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो औद्योगिकरण हुआ है, उससे अपना मुंह भी नहीं मोड़ सकते। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत में परंपरा और आधुनिकता को लेके कन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, इसीलिए उसकी स्टडी इन्होंने डायलेक्टिक लिटरलिज्म के थ्रू की है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेडिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेडिशन के फीचर्स। तो ये कहते हैं कि जो परंपराएं जो हैं, या परंपरा की प्रमुख विशेषता है कि ट्रेडिशंस आर इमोर्टल, यानी कि परंपराएं अमर हैं। ये कहते हैं कि परंपराएं कभी नहीं मरती। समाज का जो भी व्यक्ति है वो अपने चारों ओर जो है वो कहीं ना कहीं परंपराओं के साथ एडेप्टेशन वो कर रहा होता है। जिस तरीके की आपका जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वहाँ पे जिस तरीके की परंपराएं फॉलो हो रही हैं, आप वही अडेप्ट करके उनके साथ रह रहे हैं, तो वो जीवित बनी रहती हैं। और एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि परंपराएं जो है वो परिवर्तनशील हैं या वो चेंजेबल है, वो समय के साथ उनमें परिवर्तन भी होता है, इसीलिए वो जीवित बनी रहती हैं, इसीलिए वो इमोर्टल है। टाइम और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनमें जो है कि चेंजेस आते रहते हैं। फिर ये कहते हैं कि ट्रेडिशन आर कलेक्टिव, यानी कि जो परंपरा है उसका जो नेचर है वो समूहवादी है। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं है, यहाँ पे एक जो समूह है वो एक पर्टिकुलर जो परंपरा है उनको फॉलो कर रहा होता है, तो समूहवादी प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल करियर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना जो प्रोफेशनल करियर था लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्टार्ट किया था, और इन्होंने लगभग 30 ईयर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी को दिए। तो ये भी आता है कि ये किस स्कूल को बिलोंग करते थे या किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, किस संप्रदाय को। तो ये लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी को बिलोंग करते थे, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से संबंधित थे। इसके अलावा राधा कमल मुखर्जी को भी हमने पढ़ा है, वो इंडियन थिंकर राधा कमल मुखर्जी, वो भी लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी को बिलोंग करते थे। अगर आपने राधा कमल मुखर्जी जे.एस. कुरियर के बारे में स्टडी नहीं की है तो उसके भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे चैनल पे, तो वो आप पढ़ सकते हैं। वो भी हमारे इंडियन थिंकर हैं और फेमस है, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु सेड दैट ट्रेडिशन आर नॉट अपोज टू मॉडर्निटी बट बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। किसने कहा कि परंपरा और आधुनिकता जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कहते हैं कि दोनों बिल्कुल विरोध ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन इन दोनों में ही ये बता रहे थे।
तो ये नहीं कह रहे थे कि बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बट दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं या कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा डीपी मुखर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। विच मैथड ऑफ स्टडी वॉज रिगार्डेड यूजफुल बाय डीपी मुखर्जी फॉर स्टडिंग इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इन्होंने, डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के अध्ययन के लिए किस पद्धति को उपयोगी बताया? तो वो द्वंद्वात्मक पद्धति थी या डायलैक्टिकल मेथड था, कि मार्क्स को फॉलो करते हैं और मार्क्स का जो मेथड था वो डायलैक्टिकल था, डायलैक्टिक मेथडिज्म की बात वो करते हैं, तो डायलैक्टिकल मेथड फॉलो करते हैं। अगर पूछता है कि पर्सपेक्टिव क्या था तो मार्क्सिस्ट था, लेकिन वो खुद को कहलाना क्या पसंद करते थे? तो वो मार्क्सियोलॉजिस्ट था, यानी कि मार्क्स शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट मॉडर्निटी डज नॉट मीन फ्रीडम फ्रॉम ट्रेडिशन। ये आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है कि परंपराओं से मुक्ति है, ये डीपी मुखर्जी ये ऐसा कहते हैं। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडिशन से बिल्कुल फ्री हो जाएं, ऐसा इन्होंने कहा है। आधुनिकता का अर्थ परंपराओं से मुक्ति नहीं है, डीपी मुखर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ सोशोलॉजी। तो ये कि डीपी मुखर्जी का संबंध अगर पूछा जाएगा कि किस संप्रदाय से था, समाजशास्त्र के किस संप्रदाय से था, तो लखनऊ संप्रदाय से ये रिलेटेड थे आपके डीपी मुखर्जी। इन्होंने समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि आता है कि इन विच बुक डीपी मुखर्जी प्रेजेंटेड हिज व्यूज़ रिगार्डिंग यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि डीपी मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में भारत की युवा पीढ़ी के बारे में बताया। तो मैंने आप इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो आपसे ऑलरेडी डिस्कस की, कि इनकी जो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन विच बुक डीपी मुखर्जी प्रेजेंटेड हिज व्यूज़ रिगार्डिंग यंग जनरेशन इन इंडिया। तो किस बुक में इन्होंने जो यंग जनरेशन है इंडिया की उसके बारे में डिस्क्राइब किया है? तो ये इनकी बुक थी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। इसमें ये जो यंग जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में ये बताते हैं। तो ये थे आपकी डीपी मुखर्जी की इम्पॉर्टेंट बुक्स, उनका लाइफ स्केच के बारे में, उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।